गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर नीता काननगो, बीएससी पार्ट थर्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट के पार्ट 11 में आज अपन जैसा कि पिछले टर्न पर पार्ट 10 में हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग का इफ़ेक्ट और स्प्लिटिंग के साथ डेल वैल्यू पर यानी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के मान पर क्या फ़र्क पड़ता है उसको स्टडी किया था। आज इसके विपरीत यदि एक हम चतुष्फलकीय संकुल बन रहा हो यानी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बन रहा हो तो उसके डी कक्षकों का विभाजन विपरीत दिशा में होगा। D1 विन्यास के लिए जैसा कि डायग्राम में दिखाया है, इसके लिए CFC का मान अपन कैलकुलेट करते हैं तो अपन देखते हैं कि CFC के लिए यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो हो जाता है +0.4 N T2G माइनस 0.6 NEG डेल टी। और इससे अपन कैलकुलेट करते हैं क्योंकि इसमें जो है EG कक्षक लोअर एनर्जी का हो गया और T2G कक्षक हायर एनर्जी का हो गया। तो EG कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए अपन ने वैल्यू कैलकुलेट करी तो वो आती है -0.6 dt। तो इस तरह से अपन देखते हैं कि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में अपन कंपेयर करें तो ये वैल्यू का जो एक फॉर्मूला भी आता है और कई बार ये फॉर्मूला एक मार्क में पूछा जाता है, डेल टी इज इक्वल टू 4/n डेल जीरो। यानी अपन इस वैल्यू को पुट करते हैं तो ये वैल्यू आती है और इस वैल्यू को यदि अपन कैलकुलेट करें तो ये -0.27 डेल जीरो का मान आता है। ये इंडिकेट करता है कि D1 विन्यास के लिए अष्टफलकीय क्षेत्र में CFC का मान -0.4 डेल जीरो होता है, जबकि चतुष्फलकीय क्षेत्र में CFC का मान अष्टफलकीय क्षेत्र की तुलना में 0.13 डेल जीरो कम होता है। इस प्रकार अपन सभी विन्यासों के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं और इसका CFC का मान जब टेट्राहेड्रल में अपन जाएंगे तो इसकी वैल्यू कम आएगी। इसमें D5 और D10 विन्यास अपवाद हैं क्योंकि इनमें दोनों ही केस में CFC का मान 0 होता है। टेबल दिखाई है मैंने जो कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की वैल्यू को कैलकुलेट किया है, जिसमें D0 से D10 तक के कॉन्फ़िगरेशन दिए हैं और इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था भी बताई है जिसमें कि पहले EG में एक इलेक्ट्रॉन जाता है, फिर सेकेंड इलेक्ट्रॉन भी EG में, थर्ड इलेक्ट्रॉन T2G में, फोर्थ इलेक्ट्रॉन T2G में, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन T2G में, देन आगे जैसे जैसे चलते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है। और CFC की वैल्यू जो फॉर्मूला अपन ने अभी पढ़ा पहले देखा उससे अपन कैलकुलेट करते हैं तो 0.4 -0.8 -1.2 -0.6 N00 इस तरह से वैल्यूज़ आती जाती हैं। तो इस तरह से CFC वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। मुझे लगता है कि ये सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपन और फैक्टर्स को भी स्टडी करते हैं जो कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को इफ़ेक्ट करता है। किसी संकुल के लिए CFC का मान उच्च हो या निम्न हो, ये कुछ कारकों पर निर्भर करता है। सबसे पहला अपन देखते हैं ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, संकुल की ज्यामिति। जब अष्टफलकीय संकुल बनता है तो 3 T2G कक्षक निम्न ऊर्जा स्तर के होते हैं और 2 EG कक्षक उच्च ऊर्जा स्तर के होते हैं। निम्न ऊर्जा के अधिक कक्षक होने के कारण अधिकांश इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर के कक्षकों में जाते हैं जिससे अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। अतः ऐसे संकुलों का CFC का मान उच्च होता है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि ज्योमेट्री इफेक्ट करती है कि ऑक्टाहेड्रल है कि टेट्राहेड्रल है और CFC का मान ऑक्टाहेड्रल के लिए उच्च होता है, टेट्राहेड्रल के लिए कम होता है। इसके दूसरे टॉपिक पर आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेटल मेटल आयन यानी केंद्रीय धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। केंद्रीय धातु आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में D इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, इसमें CFC का मान बहुत प्रभावित होता है। यदि D कक्षकों में उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं जो निम्न ऊर्जा वाले D कक्षकों में भरे जा सकें तो CFC का मान उच्च होगा। और लेकिन यदि उच्च ऊर्जा वाले कक्षक D कक्षकों में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो CFC के मान को कम कर देंगे। तो निम्न ऊर्जा वाले कक्षक में D इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो CFC का मान ज़्यादा होगा और उच्च वाले में होगा तो CFC का मान कम हो जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक सेंट्रल मेटल आयन की कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है। तीसरा आता है डेल वैल्यू। जैसे अपन ने अभी देखा ही था, डेल वैल्यू ऑक्टाहेड्रल के लिए जितना ज़्यादा अधिक होगा और CFC का मान भी उतना ही अधिक होगा। पर किसी की संकुल के साथ साथ डेल का मान मुख्य रूप से 2 कारकों पर निर्भर करता है, केंद्रीय धातु आयन पर
और लिगेंड की प्रकृति पर। अपन सबसे पहले स्टडी करते हैं नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। यदि अपन देखें नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन को, तो सेंट्रल मेटल आयन में मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेते हुए आपको CFC वैल्यू को कैलकुलेट करते हुए बताऊँगी। इसमें 3 कंडीशंस हो सकते हैं। पहला, यदि हम समान ज्यामिति एवं समान लिगेंड की बात करें तो केंद्रीय धातु परमाणु की उच्च ऑक्सीकरण अवस्था Δ0 का मान भी उच्च हो जाता है। जैसे FeH2 का एग्जाम्पल लिया है अपन ने, H2O6+3, इसमें Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ऑक्सीकरण अवस्था है, और इसकी डेल का मान है 13700 सेंटीमीटर, जबकि +2 ऑक्सीकरण अवस्था में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का ही वैल्यू है 10400 सेंटीमीटर। इसका कारण ये हो सकता है कि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में धातु परमाणु लिगेंड को अधिक प्रभावी ढंग से ध्रुवीकृत करते हैं। ये कई बार पूछा जाता है कंपैरिजन में कि ऐसा क्यों हुआ। तो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था के धातु परमाणु लिगेंड को अधिक प्रभावी ढंग से ध्रुवीकृत कर देते हैं, जिससे लिगेंड धातु परमाणु के अधिक निकट आ जाता है और डेल की वैल्यू चेंज हो जाती है। इसी का दूसरा एग्जाम्पल लेंगे कि यदि हम ऐसे संकुलों की बात करें जो केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था तो समान है, पर उनमें डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो जाती है, उससे डेल का मान कम हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देखिए, कोबाल्ट H2O6+2, कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और उसी तरह से हमने निकिल का एग्जाम्पल लिखा है, निकिल H2O6+2, जो कि निकिल भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। दोनों के डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखें तो एक में 7 है और दूसरे में 8 है, और डेल की वैल्यू अपन देख रहे हैं 9300 और 850, यानी डेल की वैल्यू कम हो गई जब डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई। तो ये भी एक अफेक्ट करती है। तीसरा चीज़ होती है कि यदि हम ऐसे संकुलों की बात करें जिनमें केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था तो समान है, पर डी इलेक्ट्रॉन मुख्य कोश की संख्या में अंतर है, यानी n का बढ़ा हुआ मान है। n के बढ़े हुए मान के अनुरूप डेल के मान की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पे देखो, कोबाल्ट NH3O6+3 N3 है और रोडियम NH3O6+3 N4 है। मुख्य कोश की संख्या में अंतर, और डेल की वैल्यू अपन देख रहे हैं, ये डेल की वैल्यू बढ़ गई है। तो n के बढ़े हुए अनुरूप के स्वरूप डेल की वैल्यू बढ़ जाती है। तो इस तरह से केंद्रीय परमाणु के नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम के पर डिपेंड करता है कि वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, साथ साथ वो ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद इसमें डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, और डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के साथ साथ n का नंबर क्या है। ये सभी चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट करती हैं CFC वैल्यू को, और जो CFC की वैल्यू में कंपैरिजन में y के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो उन y के क्वेश्चनों को सॉल्व करने में हमें हेल्प करती है। इसके और भी कई फैक्टर्स हैं जिसको अपन कल साथ में लेते हुए, नेक्स्ट पार्ट में इसको लेते हुए स्टडी करेंगे, जिसमें अपन इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे। थैंक यू।